अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लफ्ज़ एटॉमिक एटम से निकला है, एटम से। स्पेक्ट्रा रंगीन पट्टी, रंगीन पट्टी से। सादा लफ्ज़ों के अंदर एक एटम जब ट्रांजिशन करता है तो उसकी ट्रांजिशन से जब वो रेडिएशन खारिज करता है तो वो रेडिएशन ख़ास तरह की एक रंगीन पट्टी बनाती हैं, तो इसको कहा जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कभी अगर बारिश हुई हो तो आपने देखा हो कि आसमान के ऊपर रंगों की एक पट्टी सी आपको दिखाई देती है, जिसे आप कौसे कज़ह भी उर्दू में कहते हैं। वो मज़हर किस चीज़ का है? इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम का है। रंगों का नज़र आना, उसकी वजह क्या है कि जब लाइट की रेस पानी के छोटे छोटे कतरों में से पास होती हैं तो ये पानी के कतरे एक प्रिज्म के तौर पर काम करते हैं। प्रिज्म में से लाइट जैसे गुजरने के बाद अपने कलर्स के अंदर तकसीम हो जाती थी, वैसे ही उन पानी के कतरों में से ये लाइट रेस जैसे पास करती हैं तो वो उसको उसके कंपोनेंट कलर्स के अंदर तकसीम कर देता है। इसीलिए हमें वो रंगों की पट्टी दिखाई दे रही होती है, जिसे कौसो कज़ा कहते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा उसी ही फिनोमेना के ऊपर मुश्तमिल है। हम यहाँ एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, और इसको मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर देखेंगे कि ये रंगीन पट्टी एटम्स की एक्साइटेशन के बाद जब वो डी एक्साइट हो रहे होते हैं तो उस वक्त जो रेडिएशन खारिज करते हैं उन रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम से हासिल होती हैं। पहली बात, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the production, measurement and interaction of electromagnetic radiations emitted or absorbed by the atoms is called as spectroscopy। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रोडक्शन कैसे होती है, उनको आपने मेजर कैसे करना है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एटम्स अब्सॉर्ब कैसे करते हैं और इमिट कैसे करते हैं, या इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एटम्स के साथ इंट्रैक्शन किस तरह का है, किस तरह से आकर टकराती हैं, इन तमाम तर चीज़ों का मुताला फिजिक्स की एक ब्रांच कराती है जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात को गौर से सुनिए बेटा। देखें, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये चैप्टर नंबर 19 के अंदर हम ब्रीफली तौर पर इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एटम के साथ कैसे कोलाइड करती हैं, या एटम्स में से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे इमिट होती हुई दिखाई देती हैं, किस तरह से एटम्स इनको अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे फिनोमेना हमेशा फिजिक्स की एक ब्रांच के अंदर स्टडी किए जाते हैं जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम को डिफाइन कैसे करते हैं? A set of radiations emitted by atoms or molecules of an element। एक एलिमेंट के एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, उनसे इमिट होने वाली रेडिएशंस का सेट जो बन रहा होता है, इसको क्या कहा जाएगा? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखें, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जब ये आकर प्रिज्म में से गुजरती हैं या उन वाटर के ड्रॉप्स में से गुजर गई थी तो अपने कंपोनेंट कलर्स के अंदर तकसीम हो गई थी। तो सेट के आपके पास कोई एक रेडिएशन का सेट नहीं होता, सेट ऑफ रेडिएशन होते हैं। कोई एक रेडिएशन नहीं होती बल्कि सेट ऑफ रेडिएशन होते हैं। तो उन सेट ऑफ रेडिएशंस को क्या कहा जाएगा? स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। और हर रेडिएशन से कोई ना कोई एक कलर जाहिर होता है। कलर एक ख़ास वेवलेंथ या एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होता है। तो स्पेक्ट्रम ये है। यहाँ फर्ज कर लेते हैं ये एक लाइट आ रही है और ये लाइट जैसे ही प्रिज्म में से पास करती है, प्रिज्म, तो ये अपने कंपोनेंट कलर्स के अंदर, कुछ कलर्स मैंने यहाँ पर ड्रा किए हुए हैं, हो सकता है ये ज़्यादा कलर्स के अंदर, देखें कलर्स के अंदर तकसीम हो जाना, तो ये कलर्स की ये जो पट्टी है इसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे अगर आप स्क्रीन इसके ऊपर लगा देंगे तो इस तरह से कलर्स की पट्टी दिखाई देती है जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है।
अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं, तीन तरह के स्पेक्ट्रम्स तकसीम किए गए हैं। पहले को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरे को कहा जाता है बैंड स्पेक्ट्रम, और तीसरे का नाम है लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ये तीन तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये हमेशा एक जिस्म, एक सॉलिड जिसको हीट किया जाता है, उससे जब रेडिएशंस इमिट होती हैं, वहाँ उन रेडिएशन को अगर प्रिज्म में से पास किया जाए तो ये एक ख़ास तरह की पट्टी बनाती हैं जिसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसा कि हीटेड फिलामेंट, हीटेड फिलामेंट, इसमें से जितनी भी रेडिएशंस निकलेंगी अगर आप उस में से पास करेंगे तो वो आपको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा। इसी तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ये हीटेड सॉलिड्स होते हैं। इन हीटेड सॉलिड्स में से जब रेडिएशंस इमिट होती हैं, उनको प्रिज्म में से जब पास कराया जाता है तो ये स्पेक्ट्रम जो हमें देती हैं, जो रंगों की पट्टी देते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस का लफ्ज़ इसके लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हर एक कलर को, हर एक रंग को अलग करना मुश्किल होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम in which frequencies of radiations emitted by a substance are so close to each other that give a continuous row of overlapping images। इस तरह का स्पेक्ट्रम जो कि किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसीज से हमें हासिल होता है, जो रेडिएशंस किसी सब्सटेंस में से इमिट हो रही होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज का एक ऐसा स्पेक्ट्रम जो एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब होती हैं कि ये ओवरलैपिंग इमेज की एक कंटिन्यूअस रो बनाती हैं। इस तरह से देखिए, गौर कीजिएगा, यूं सारी की सारी लाइंस फ्रीक्वेंसी की जो हासिल हो रही होंगी, उनके दरमियान में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। वजह क्या है, हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा होता है? इसकी रीजनिंग सुनिएगा बेटा। एक सॉलिड हो या हमारे पास एक लिक्विड हो, इसके अंदर एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों, कोई सिंगल एटम नहीं होता या सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता। हम ब्लैक बॉडी की एक बात कर लें। ब्लैक बॉडी एक ऐसा सॉलिड होता है जिसके ऊपर पड़ने वाली तमाम तर रेडिएशंस को पहले ये ऑब्जर्व करता रहता है और ऑब्जर्प्शन के बाद फिर अपने अंदर से रेडिएशंस को ये इमिट करता है। अब एक ब्लैक बॉडी एक सॉलिड है। एक सॉलिड किसी एक एटम से नहीं मिलकर बना होता, इसके अंदर अरबों खरबों एटम्स आकर शामिल होते हैं। अब यहाँ मामला क्या बनता है कि इतने ज्यादा एटम्स का एक दूसरे के क्लोज आ जाना, एक दूसरे के करीब आ जाना, इनके आउटर मोस्ट शेल, इनके आउटर मोस्ट शेल, हमेशा ये अरबों खरबों एटम्स के आउटर मोस्ट शेल्स इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल के अंदर जंप करते हुए दिखाई देते हैं। कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर आएंगे तो एक जैसे शेल के अंदर फॉल करते हुए दिखाई देते हैं। अब बदले में जितनी भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की रेंज आ रही होती है, वो एक दूसरे के क्लोज इतनी हो जाती है कि इनके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस कम हो जाने की वजह से फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के करीब करीब होती चली जाती हैं। तो जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है, जो रंगों की पट्टी हासिल होती है, उसे कॉन्टिन्यूअस इसलिए कहा जा रहा होता है कि इनके दरमियान में एक फ्रीक्वेंसी से जो जुड़ा हुआ रंग है उसे किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए रंग को अलग करना नामुमकिन होता है। सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनके दरमियान में फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस दिखाई देंगे, यक रंगी आपको पट्टी दिखाई दे रही होगी, एक जैसा कलर दिखाई दे रहा होगा, हालांकि यहाँ डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आकर इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि इतने ज्यादा एटम्स एक दूसरे के करीब हैं और इनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, वो ओवरलैपिंग हो जाने की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करके आते हैं तो एक जैसे लेवल के ऊपर फॉल करते हुए दिखाई देते हैं और जो वो रेडिएशंस इमिट करते हैं वो एक जैसी फ्रीक्वेंसी की दिखाई देती हैं। तो इसीलिए ये इस तरह का स्पेक्ट्रम बनाते हैं जिसे क्या नाम दिया जाता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। क्या नाम दिया जाता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। तो दूसरी इसकी टाइप बनती है बैंड स्पेक्ट्रम। जब मॉलिक्यूल्स अपनी एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट के अंदर आते हैं और रेडिएशंस को इमिट करते हैं तो उस केस के अंदर जो रंगों की पट्टी हासिल होती है उसे बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है।
अब यहाँ एक बात को नोटिस में कीजिएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर तमाम तर जितने भी एटम्स हैं, चाहे वो एक सॉलिड को हों या लिक्विड के जो तमाम मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल ओवरलैपिंग होते हैं, लेकिन इनके जो इनर शेल्स होते हैं ये कभी ओवरलैपिंग नहीं होते। अब मामला यहाँ पर वही आ जाता है, बैंड स्पेक्ट्रम हमें सॉलिड से भी हासिल होता है, लिक्विड से भी हासिल होता है। तो इस बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर हमेशा याद रखिएगा, अब इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स जब डी एक्साइट करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसी एक इनर शेल के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे, और चूंकि इनके इनर शेल कभी ओवरलैपिंग नहीं होते तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी हर रेडिएशन से एसोसिएटेड वो अलग अलग वैल्यू रखती होंगी, और जो स्पेक्ट्रम रंगों का हासिल होगा, जो रंगों की पट्टी हासिल होगी, वो बैंड स्पेक्ट्रम कहलाती है। छोटी छोटी मजीद फर्दर पट्टियों के अंदर तकसीम हो जाती है। वो कैसे, यहाँ पर गौर कीजिए, एक पट्टी यहाँ पर होगी, फिर इसी तरह से किसी दूसरे कलर की, फिर तीसरे कलर की, यूं मुख्तलिफ कलर्स एक दूसरे से वाज़ेह तौर पर अलग थलग दिखाई दे रहे होंगे, बैंड्स बना रहे होंगे, छोटे छोटे पट्टियां बना रहे होंगे। हर कलर हमें वाज़ेह तौर पर भी दिखाई देता है और एक दूसरे से अलग भी होता है। कब अलग होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में किस तरह से आए कि बजाय कि आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर जाने के ये किसी इनर मोस्ट शेल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर चला जाए या फिर इनर शेल ऑफ एटम्स के अंदर चला जाए, तो उस वक्त जो रेडिएशंस वो इमिट करेंगे वो हमेशा जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे वो किस तरह का होगा? बैंड का होगा, बैंड स्पेक्ट्रम होगा। अलग अलग पट्टियां हमें मुख्तलिफ कलर्स के अंदर दिखाई देंगी। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम in which the frequencies of emitted or absorbed radiations are in the form of bands। अब एक और बात भी इसके अंदर नोटिस कीजिएगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हो या बैंड स्पेक्ट्रम हो, ये हमेशा मॉलिक्यूल्स के अंदर या सॉलिड्स के अंदर हमें हासिल होता है, दोनों के लिए मिल सकता है। लेकिन इनके अंदर फर्क क्या है? यही फर्क है कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांजिशन कैसे करते हैं कि ये अपनी किसी हाई एक्साइटेड स्टेट से दोबारा वैलेंस शेल के अंदर मौजूद वैलेंस शेल के अंदर आते हैं और यूं अपनी जो रेडिएशन इमिट करते हैं उनसे बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूअस। और वही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स के हों, जब वो बजाय के आउटर मोस्ट शेल के वो किसी इनर शेल के अंदर आकर ट्रांजिट करें, इनर शेल के अंदर फॉल करें और जो रेडिएशन वो इमिट करें, उनका जो स्पेक्ट्रम हमें हासिल होता है वो हमेशा बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। इसकी तीसरी किस्म आती है लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। हमेशा याद रखिएगा, लाइन हो डिस्क्रीट हो, ये किसी सिंगल एक एटम का होगा। एक सिंगल एटम जो हमें या सिंगल मॉलिक्यूल जो हमें एक स्पेक्ट्रम देता है वो स्पेक्ट्रम हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। उसको दूसरा नाम डिस्क्रीट, वाज़े अलग या वाज़े तौर पर दिखाई देने वाला जो स्पेक्ट्रम है इसका नाम दिया जाता है। स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट लाइंस corresponding टू अ सिंगल वेवलेंथ। लफ्ज देखें, सिंगल वेवलेंथ, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन एक ही किसी अपने हायर ऑर्बिट से अपनी हाई एनर्जी स्टेट से किसी लो एनर्जी स्टेट के अंदर आ रहा होगा। अब वही एक इलेक्ट्रॉन जो फोटोन इमिट करेगा उस फोटोन से एसोसिएटेड कोई एक ही फ्रीक्वेंसी हो सकती है या एक ही वेवलेंथ हो सकती है। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम बनेगा इमिटेड रेडिएशंस का, उसको क्या कहा जाता है? लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और हमेशा याद रखिएगा आपके सिलेबस के अंदर हमने इसी लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को डिस्कस करना है। क्लियर? और सिंपलर सादा एक एटम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। ये एक सिंपलर एटम है जिसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। हम इस हाइड्रोजन एटम के लिए ऑब्जर्व करेंगे कि जब इसके स्पेक्ट्रम को गौर किया जाता है तो वो हमेशा लाइन होता है, डिस्क्रीट होता है। वाज़े तौर पर सिंगल वेवलेंथ की हमें कोई ना कोई रेडिएशन मिल रही होती हैं, तो ये कहलाता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, जस्ट डेफिनेशंस हैं, लेकिन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। अक्सर बच्चों को ये गलती रहती है कि ट्रांजिशन किस तरह की होगी और स्पेक्ट्रम हमें कौन सा मिलेगा।
हमेशा याद रखिएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी के लिए अरबों खरबों एटम्स आ जाते हैं और उनके आउटर मोस्ट ओवरलैपिंग है, जबकि वहीं कुछ हद तक जब मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कुछ एलिमेंट्स को एक्साइट कराएंगे हम और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो हमें बैंड स्पेक्ट्रम देंगे। बैंड स्पेक्ट्रम भी हम डिस्कस करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम के लिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है और उस टॉपिक के अंदर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करना है, जिसको फॉर द फर्स्ट टाइम बाल्मर ने ऑब्जर्व किया था और सीरीज ऑफ लाइंस हमें वहाँ मिली थी। ये किस तरह से हासिल होती हैं और किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन किस एक्साइटेड स्टेट से और किस डी एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।